ओके, हाय एवरीवन, हाय मेरी लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मैं पार्ट सेकंड डालना भूल गई थी, क्योंकि इससे पहले ही मैंने डिसेबिलिटी स्कीम वाली वीडियो जो है वो कल डाल दी। मुझे स्किप हो गया था एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन पढ़े तो मुझे याद आया कि ओके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का पार्ट नंबर 2 जो है वो भी डालना है। लेकिन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले या इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला कि स्पार्क इंस्टीट्यूट में हम लोग क्रैश कोर्स एक स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन का। तो सपोज अगर आपको स्पेशलाइजेशन वाले कंपोनेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी वाले कंपोनेंट्स नहीं पढ़ने, तो आप लोग इसका आके पर्टिकुलरली क्रैश कोर्स जो है वो ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू आ रहे हैं और आप आके बता देंगे कि आप कौन से वीडियो के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ऑफ हम और भी कर देंगे। ठीक है, सेकेंड चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि अगर आपको किसी भी लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट जो है वो पिन कर दूंगी, जो डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप वहां पे पूछ सकते हैं। आपको मैं टीम की तरफ से वो पीडीएफ जो है वो सेंड करवा दूंगी। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाला चैप्टर। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग नेशनल लेप्रोसी रेट पढ़ चुके हैं, हम लोग एनसीडी पढ़ चुके हैं, पैलिएटिव केयर पढ़ चुके हैं, मिशन परिवार विकास, पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पढ़ लिया है, मिशन इंद्रधनुष पढ़ लिया है। आज जो है ये मेरा चैप्टर है जो हमारा शुरू होगा इस स्कीम से, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको हम पीएमएसएमए कहते हैं। कभी कभी हिंदी के कुछ वर्ड्स बहुत अटकते हैं। ठीक है, तो पीएमएसएमए आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो। अब ये क्या है, इनिशिएटिव क्या है? सो इट इज अ कमेंडेबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है जी, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि देखो भाई, इस स्कीम में हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किए गए हैं लोगों की हेल्थ से रिलेटेड और मोस्टली लोगों की फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल क्या हो गया? प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ एक प्रेग्नेंट जो मदर होगी, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसके जितने भी चेकअप होंगे, जितने भी उसकी एंटीनेटल केयर होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सो ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि एक गर्भवती महिला के 9th मंथ के दौरान उसके जितने भी चेकअप होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, अब क्या क्या है जी? यूनिवर्सल कवरेज, इसका एम है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस द कंट्री इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कि भाई कोई भी पीछे ना छूट जाए, उससे रिलेटेड जो है ये इनका एक मोटिव है। मंथली फिक्स्ड डे स्ट्रेटेजी, ऑन द 9th ऑफ ईच मंथ डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज ऑफर अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस टू वुमेन ऑन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। इसमें ये दिया गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हर महीने के हर 9th ऑफ एवरी मंथ, मैंने ऊपर शायद एक चीज गलत बोल दी, 9th मंथ में। ठीक है, कहना ये था कि हर महीने की 9 तारीख को, ठीक है, हर महीने की 9 तारीख को। देखो, अब 9 मंथ एक वुमेन जो है वो शी गेट्स प्रेग्नेंट फॉर 9 मंथ्स, राइट? सो 9 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसमें 9 तारीख को या 9 तारीख को बहुत अहमियत दी गई है। ठीक है, पहला उन्होंने कहा कि जितने भी एंटीनेटल चेकअप होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी उसका प्रेगनेंसी का पीरियड होगा 9 महीने का, उसमें क्या होगा, हर महीने की 9 तारीख को जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो उनका चेकअप होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, हर महीने की 9 तारीख को। पहले शायद मैंने गलती से कह दिया होगा कि 9वें मंथ में वो अलग स्कीम है, पोषण माह वाला जो हमने पढ़ा था, है ना, 9 सितंबर मंथ जो 9 मंथ रहता है, ये वाला अलग है। इसमें ये है कि हर महीने की 9 तारीख को आपका चेकअप जो है वो फ्री होगा। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या है, मंथली फिक्स्ड स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें हर महीने 9
तारीख को डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट, जो भी मतलब जहां से भी वो प्रेग्नेंट औरत जो है वो बिलोंग करती है, उनकी जो गवर्नमेंट होगी उस स्टेट की, वो एक मिनिमम पैकेज सेट करेगी एंटीनेटल केयर सर्विस का, जो वुमेन को दिया जाएगा। कब? उसके सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर्स में। देखो सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रेगनेंसी का वीक्स रहते हैं, है ना, तो 0 वीक से लेकर उसके 40 वीक तक उसकी जो प्रेगनेंसी रहती है, उसमें जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो मतलब जैसे ही उसने बच्चा कंसेप्शन जब उसकी हुई, उससे लेकर जो पहला 12 वीक तक का पीरियड होगा उसको कहा जाएगा फर्स्ट ट्रिमेस्टर। ठीक है, उसके बाद जो 12 मतलब जो 13 वीक लगेगा, उससे जो 27 वीक तक आपका रहेगा सेकेंड ट्रिमेस्टर, और 28 महीनों से 28 वीक से 40 वीक जो रहेगा, मतलब 28 से 40 वीक तक का जो टाइम रहेगा वो रहेगा थर्ड ट्रिमेस्टर। ठीक है, फिर से सुन लो, जब उसने कंसेप्शन किया, जब उसने बच्चा मतलब बच्चा जब वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, तब से लेके 12 वीक तक का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ट्रिमेस्टर। उसके बाद 13 वीक से, महीने बार बार निकल रहा है, इट्स वीक, ठीक है, 13 वीक से 27 वीक तक जो पीरियड रहेगा वो रहेगा सेकेंड ट्रिमेस्टर, और 28 वीक से 40 वीक तक का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा थर्ड ट्रिमेस्टर। तो गवर्नमेंट ने कहा है इसमें जो सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर होगा, मतलब 13 महीनों से लेकर जो लास्ट के 40 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होगी, उसमें गवर्नमेंट एंटीनेटल केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है? ये जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी एंटीनेटल केयर देना। एंटीनेटल का मतलब बार बार बता रही हूँ, प्रेगनेंसी का टाइम जो औरत का रहता है उसमें, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर महीने की 9 तारीख को उसके जो चेकअप्स है वो फ्री किए जाएंगे, और 9 तारीख को एक मेमोरेबल डे बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 मंथ्स प्रेगनेंसी 9 डे, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे ये होगा, ये उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी पीछे मैंने आपका पढ़ा। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो क्या है ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम 9th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ये देख लो आप। अच्छा है क्या? प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव थ्रू चेकअप्स, रिस्क असेसमेंट, टाइमली रेफरल्स फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, औरतों का चेकअप किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या होता है, ग्रीन स्टिकर या रेड स्टिकर मिलते हैं। ठीक है, मतलब जितना प्रेगनेंसी का जितना भी उसका रिस्क होगा, या अगर रिस्क है तो ग्रीन स्टिकर दिया जाता है, जिनको विद नो डिटेक्टेड रिस्क फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होती है, माँ एकदम हेल्दी होती है, बच्चा एकदम हेल्दी होता है, कोई भी रिस्क नहीं दिया जाता और रिस्क नहीं होता। और रेड स्टिकर दिया जाता है वुमेन विद हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये ग्रीन स्टिकर और रेड स्टिकर का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इम्प्रेसिव रीच क्या है कि और 47 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन हैव बीन एग्जामिन्ड अंडर दिस स्कीम। 47, इट्स मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 47 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। द टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अब कौन कौन सी टॉप स्टेट्स हैं जिसने इसमें रजिस्टर करा है, तो महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड योर कर्नाटका। अच्छा, अब इसमें किस किस को मिल गया है, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका लीड इन द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जिनको अभी तक एंटीनेटल केयर जो है वो मिल चुकी है। तो ये हमने इसमें पढ़ा। ओके, एक बार फिर से देख लो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेकअप दिया जाएगा। ठीक है जी, सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर के दौरान दिया जाएगा। दूसरी चीज ग्रीन स्टिकर और रेड स्टिकर इशू होगा। अभी तक 47 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन जो है इसके अंडर एग्जामिन्ड, उनको कर दिया गया है, उनका चेकअप हो गया है। ठीक है, चले आगे, चलो जी। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। वो अभियान था, ये आश्वासन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सुमन। तो ये सुमन जो है, ये याद रखना भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुमन क्या है या सुमन की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, द सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ये एक इनिशिएटिव है जो अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लिया है। इट इज अ कमेंडेबल स्टेप टुवर्ड इंश्योरिंग अ सेफ मदरहुड एंड रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर सपोज बच्चे की डेथ हो जाती है या न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हो जाती है, तो उन चीज़ों को कम करने के लिए आपका सुमन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं और क्या क्या है। वो वैसे ही होंगे जैसे पुराने, है ना, कि एम्स टू प्रोवाइड अश्योर्ड,
dignified, respectful delivery of quality healthcare services to pregnant women and newborn visiting public health facilities। ठीक है कि भाई जो भी एक माँ है जब उसका बच्चा होता है तो उसको एक रिस्पेक्टफुल डिलीवरी दिलाई जा सके, उसको एक डिग्निफाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बेचारी बच्चा डिलीवर कर रही है, उसको प्रॉपरली जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उन तक उनको पहुंचाया जाए, उसका चेकअप किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन में मिलेंगी, सुमन स्कीम के अंडर मिलेंगी। ठीक है जी। अब क्या क्या है इसमें, गारंटी क्या क्या करते हैं, मतलब क्या क्या आश्वासन देता है आपको कि क्या क्या होगा। जीरो टॉलरेंस फॉर नेग्लिजेंस, सपोज बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट इतनी, नॉट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट, हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट होती है वो इतनी कैसे बोल सकती हूँ, जाहिल हो जाती है कि सपोज बच्चा बाहर, मतलब माँ अगर बाहर भी, अंदर बेड नहीं है, कहीं पे वेंटिलेटर्स नहीं है, कहीं पर मतलब उनको लिया नहीं जा रहा, चेकअप नहीं हो रहा, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस फॉर दिस टाइप ऑफ नेग्लिजेंस। तो सुमन इंटीग्रेटेड एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव जैसे कि ऑलरेडी जननी सुरक्षा योजना, मतलब JSSK, PMSMA, लक्ष्य, FRU, ठीक है, तो ये सारी मतलब इनके थ्रू इनिशिएटिव है, इन्हीं का इनिशिएटिव है ये। ठीक है, तो इनके साथ ही मिलकर जो है ये सुमन वाला भी काम करेगा। वुमेन ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट द प्रेग्नेंट, द प्रोग्राम एम्फेसाइजेस रिस्पेक्टिंग वुमेन्स चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो औरत की जो मर्जी होगी, जो उसकी प्रेफरेंसेस होगी, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है। 100% मैटरनल ड्रग्स रिपोर्टिंग एंड रिव्यूज एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब सपोज अगर कहीं पर कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल वाले भी बहुत छुपा देते हैं, अगर कोई डेथ हो रही है मदर की, कोई गलत इंजेक्शन लग गया, कोई बच्चे की डेथ हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो डेटा ही रेज कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, वो सारी रिपोर्टिंग होगी, सारे रिव्यूज उस पर लिखे जाएंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। एक डॉक्टर को भी पता होगा कि नहीं, आई शुड बी केयरफुल इन दिस मैटर बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब रिपोर्ट हो रही है इसकी, तो ये चीजें इंश्योर करने के लिए। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिस्पॉन्सिव कॉल सेंटर, सपोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई भी शिकायत है, तो आपको एक सोल्यूशन भी दिया जाएगा, आप कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी उनकी पॉसिबिलिटी हो पाएगी, वो आपको आपकी सुविधा का समाधान देंगे। ठीक है जी। चलिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड मेगा IEC एंड BSS, मतलब इसका ये मतलब है कि भाई इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाएगी, ताकि लोगों को ये पता हो कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, सुमन स्कीम के अंदर आती हैं। अब इसमें क्या क्या चेकअप, क्या क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। एंटीनेटल केयर होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर जो है वो बिल्कुल फ्री होंगे। पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी वो 6 विजिट तक उसके फ्री चेकअप होंगे। सेफ मदरहुड बुकलेट एंड मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनेगा इसके अंदर। ट्रेन्ड पर्सनल फॉर डिलीवरी, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब इसमें मिडवाइफ्स को भी रखा जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उनकी डिलीवरी करवा रहा है, इसमें ट्रेंड होंगी, जो भी इनकी डिलीवरी, जिनसे भी डिलीवरी करवाया जाएगा वो ट्रेंड होंगी। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, जो भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशन है या माँ को कॉम्प्लिकेशन है, वो सारी चेकअप से पहले ही उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो भी है इसमें। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट दी जाएगी, रिस्पेक्टफुल केयर विद प्रिवेसी एंड डिग्निटी। ठीक है, तो सपोज मतलब ढिंडोरा नहीं पीटा जाएगा। अगर कोई अपना प्राइवेट रखना चाहता है, अपनी प्राइवेसी को सेफ रखना चाहता है या मेंटेन रखना चाहता है, तो ये वो भी किया जाएगा। ठीक है। चॉइस फॉर डिलेड ऑफ कॉर्ड क्लैंपिंग, ठीक है, डू यू नो द कॉर्ड क्लैंपिंग वाला, जो एक बच्चे की कॉर्ड निकलती है तो उसकी क्लैंपिंग होती है, मतलब उसको काटा जाता है, तो वो उसकी मर्जी है कि वो कब तक रखना चाहे, ऐसा नहीं है कि फटाफट काट दिया जाए, होगा कुछ रीजन। एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, HBV, सिफिलिस, ये सारी बीमारियों से। जीरो डोज वैक्सीनेशन। ठीक है जी। ग्रीवियंस रिड्यूसर, अच्छा, अगर आपको इन सबसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है या ये कोई भी सर्विस जो है वो प्रोवाइड होने में डिले आ रहा है, तो आप ग्रीवियंस सेल पर जो ये नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो 1800-180-1104। तो अगर आपका कोई सखा संबंधी है जिसको ये प्रॉब्लम है या जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उसकी भी मदद कर सकते हैं इसके थ्रू। चलें जी आगे। अगला है हमारा लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि ये जितने भी लेबर रूम्स होते हैं इनमें हाइजीन
का थोड़ा सा इशू रहता है, सफाई नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इनिशिएटिव है? पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जाएगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, लेबर रूम्स को अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, कंफर्टेबल बेड्स होंगे, हाइजीन फैसिलिटी होगी, एडिक्वेट स्पेस हो गया, ऐसा नहीं है एक के ऊपर एक, मतलब इतना छोटी छोटी स्पेस है, काफी ज्यादा स्पेशियस होगा। ensuring insufficient space for laboring women, attendants, healthcare provider, emergency preparedness, availability of emergency equipment, including resuscitation. Okay, I'll check the pronunciation of this word. Devices and oxygen, मतलब जो भी इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो सारा प्रोवाइड होगा। सपोज अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो वो भी फटाफट प्रोवाइड होगा। ऐसा नहीं है ना कि वो बेचारी वहां पे तड़प रही है, आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ही खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो इंश्योर किया जाएंगे इस इनिशिएटिव से। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, जो जो डिलीवरी के टाइम पे वहां पे अटेंडेंट होती हैं, those women should be, I think, skilled, because उनके ऊपर बहुत एक दो लोगों की जान निर्भर करती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन उनको पहले से होगी, एंश्योरिंग दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सच एज डॉक्टर, नर्सेस, मिडवाइफ्स रिसीव, ठीक है, पहले से उनकी ट्रेनिंग होगी और उनको सर्टिफाइड किया जाएगा, उसी के बाद वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट, रेगुलर वर्कशॉप दी जाएगी, उनको अपडेट किया जाएगा, उनकी स्किल बिल्डिंग में और हेल्प की जाएगी। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन अमंग द हेल्थ केयर टीम, ताकि ऐसा नहीं है ना कि वार्ड में बेचारी एक दो जान लेटी हुई है ना, माँ और बच्चा उसके साथ, और उनमें आपस में ही बहस शुरू हो जाए, है ना, कि नहीं तू कर तू कर। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। चलो जी, उसके बाद ये भी इसी के अंदर आती है सेल्फ डिलीवरी प्रैक्टिस। मॉनिटरिंग की जाएगी, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ फिटल हार्ट रेट कितना है, मैटरनल वाइटल साइंस क्या है, लेबर प्रोग्रेस क्या हो रही है, पेन मैनेजमेंट, पेन के रिलीफ के ऑप्शन भी रखे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब दवाइयाँ वगैरह, ड्रग्स वगैरह उनको दिए जाएंगे, दवाइयाँ। इन्फेक्शन कंट्रोल, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इन्फेक्शन प्रिवेंटर, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए कहीं, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है कि उस टाइम पे इन्फेक्शन होना बहुत इजीली इन्फेक्शन हो सकती है, तो उस चीज़ को भी प्रिवेंट किया जाएगा। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो भी पोस्टपार्टम जो भी चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, तो उसकी मैनेजमेंट भी अच्छे से होगी। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, ठीक है, तो सपोज जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो अगर सपोज उसकी स्किन ड्राई हो रही है या स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी मदर के साथ, तो ये मतलब उसको भी इमीडिएट केयर दिया जाएगा, ठीक है जी। पार्टोग्राफ यूसेज, मॉनिटरिंग लेबर प्रोग्रेस यूजिंग पार्टोग्राफ्स, तो ये पार्टोग्राफ के थ्रू उसको यूज किया जाएगा। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो उनको टाइमली सॉल्व किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंश्योर की जाएंगी। डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ काउंसलिंग की जाएगी, इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर सपोज किसी माँ को एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको मतलब होता है ना, डर लगता है, ऐसा आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में, तो वो उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए इसकी हेल्प की जाएगी। अगला पढ़ते हैं। अच्छा देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, जो हमने आज स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, उसके बाद लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, नाउ वी हैव नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर ही आता है। ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने वाली, ठीक है जी। सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था, तो 1992 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, इनिशिएटिव किसका है ये, सो इट इज ए इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई NACO, ये याद रखना, ये है इनका सिंबल NACO, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कब किया था, 1992 में किया था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि ताकि वो क्या कर सके, HIV और एड्स से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनका मतलब उनके लिए ये एक प्रोग्राम है। अब इनके कुछ स्टेजेस पढ़ लेते हैं कि ये कैसे हुआ।
पहला आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1, जो 1992 में हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था। स्लोइंग डाउन द स्प्रेड ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, इससे क्या हुआ, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये एचआईवी की जो इन्फेक्शन है इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सके, ताकि मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और जो एड्स के इम्पैक्ट है ऑल ओवर इंडिया में उसको कम किया जा सके। फोकस एरिया क्या था, लोगों को अवेयर करना, तो जितनी भी जनरेशन है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। सर्विलेंस सिस्टम था, सेफ ब्लड एसेस, ताकि वो ब्लड, क्योंकि ब्लड से भी इन्फेक्शन होती है, तो वो ब्लड जो है वो सेफली आप ट्रांसमिट कर सके। हाई रिस्क ग्रुप जो है उनको थोड़ा सा अभी देखा गया कि पॉपुलेशन में कौन से हाई रिस्क वाले ग्रुप है उनको थोड़ा सा अलग रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर एस्टैब्लिश टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि फेज 1 में नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड भी लॉन्च किया गया और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, ताकि इस चीज को, इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये था आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1 का, ठीक है जी। चलो अगला, नाउ वी हैव फेज 2, ये 2 है, ये 3 है। फेज 2 में कब आया, 1999 में। पहला कब आया, 1992 में। ये कब आया, 1999 में। इसमें क्या था, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, तो इसमें भी वही था, उसमें था कि स्लो डाउन हो जाए, इसमें था कि रिड्यूसिंग हो जाए, एंड एनहांसिंग द इंडियाज लॉन्ग टर्म कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, मतलब जो इंडिया की कैपेसिटी है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सके, ताकि एचआईवी से हम लोग लड़ने के काबिल हो सके। अब इनिशिएटिव क्या थे कि इसमें एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी 2002, ये इसमें अडॉप्ट की गई, मतलब इसी के थ्रू, ऑब्वियसली इसी के थ्रू आई होगी और अडॉप्ट कर ली गई 2002 में। टारगेट इंटरवेंशन, हाई रिस्क ग्रुप्स जो है या हाई प्रिवेलेंस स्टेट्स जो है उनको थोड़ा सा नजर में लाया जा सके। नेशनल ब्लड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें था कि टीका जो है वो, मतलब सुई जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये सारी पॉलिसीज जो है वो इसी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैसे सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल ब्लड पॉलिसी जो है कि मतलब खून कैसे चढ़ाया जाएगा, ये पॉलिसी कौन से फेज के अंदर आई थी, तो NACP सेकेंड फेज के अंदर आई थी। ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल विद स्ट्रेटेजी, नेशनल एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम, काउंसलिंग की गई, टेस्टिंग की गई, ठीक है। नेशनल एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, ART प्रोग्राम्स चलाए गए, जिससे लोगों को पता लग सके, मतलब वायरल के फैलने के अगेंस्ट, ताकि आपको ना फैले वो, ऐसे प्रोग्राम्स, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, अगेन इंपॉर्टेंट, जितनी भी स्टेट थी उसमें स्टेट एड्स कंट्रोल, ताकि लोगों को पता हो, लोग अवेयर हो सके, तो एड्स कंट्रोल सोसाइटीज को बनाया गया ताकि वो अवेयरनेस भी फैलाएं, और अगर सपोज बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे वो जितना हो सके उतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके कि वो फर्दर ना फैले, ठीक है। तो ये सारा आया था NACP। अब देखो इसमें क्या है तो सारा ही ये एड्स के लिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसके अंडर क्या आया था। जैसे इसके अंदर आया था नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी, तो पूछ सकता है फेज 1 के अंदर आया कि 2 के अंदर आया, तो 2 के अंदर आया, ठीक है जी। अगला है NACP पार्ट 3 2007-2000, इसमें क्या था, गोल क्या था, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग द एपिडेमिक, मतलब इसको रिवर्स करना, ये जो भी एपिडेमिक फैल रहा है, ठीक है। प्रिवेंशन एफर्ट्स क्या थे, अमंग हाई रिस्क ग्रुप्स एंड द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, जो भी हाई, उनको प्रिवेंट करना, जो भी हाई रिस्क ग्रुप है जिनमें सबसे ज्यादा फैला हुआ है। केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करना, एम्ड एट स्केलिंग अप प्रिवेंशन केयर और ट्रीटमेंट, मतलब स्केल 3 में आते आते हम लोग जो है वो आप ऐसा कह सकते हो कि केयर प्रोवाइड करना या उसको प्रिवेंट करना या उसको ट्रीटमेंट देना जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। चलिए आगे। ओके, सो दिस वन इज फॉर योर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। NACP 1, 92, 99 और 2007 में आया था तीसरा वाला। चलो जी अगला, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये स्कीम क्या है, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। भाई लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ तो चल पड़े, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, पर BPL वालों को, बिलो द पॉवर्टी लाइन वालों को, ठीक है। मेडिकल इंटरवेंशन, सर्जरीज, ठीक है। तो राष्ट्रीय आरोग्य नीति हैड नो इंडिविजुअल इज डिनाइड एक्सेस टू द क्रिटिकल मेडिकल, मतलब इनका एम यही है कि भाई यार अगर सपोज कोई मरने की हालत में है ना, तो वो सिर्फ इसीलिए ना मरे कि उसके पास पैसा नहीं था इलाज करवाने का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ये वाला राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है वो बनाई गई, मतलब कि भाई हम उसको ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके कि वो बंदा अपना इलाज करवाए, मतलब वो सिर्फ उसकी जान सिर्फ इसलिए ना चली जाए कि बिकॉज इट डजंट हैव मनी टू अपना इलाज करवाने के लिए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई बिलो द पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, फोकस ऑन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिवियर डिजीज होनी चाहिए, ठीक है। कवरेज क्या है, हाई कॉस्ट मेडिकल इंटरवेंशन होगा, सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सारी इसी में आएंगी। स्पेशलाइज ट्रीटमेंट कंडीशन लाइक एंड स्टेज रेनल डिजीज, एडवांस कैंसर, तो इनके लिए भी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा जा सकेंगे। और ये बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल को कवर करती है, इम्पॉर्टेंट है। आप इलाज कहीं पे भी करवा सकते हो, सपोज गवर्नमेंट के पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, सो यू कैन गो टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज वेल फॉर द क्योर ऑफ द डिजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीवियर डिजीज ओनली, ठीक है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है, फिर से समझ लो, बीपीएल वालों के लिए है, ताकि जो लोग भी बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ इसलिए उनकी जान जा रही है, उसको कम किया जा सके। लेकिन ये वाली स्कीम जो है सिर्फ सीवियर डिजीज वालों के लिए है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, पेशेंट या उनकी फैमिली अप्लाई कर सकती है, डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा, नेसेसरी ट्रीटमेंट लिखेगा, देन ये सबमिट होगी आरएएन कमेटी, इनकी कमेटी उसको अप्रूव करेगी, ठीक है। एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट को अप्रूव करेगी, अप्रूव हो जाएगा तो फंड जो है वो डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में आ जाएगा, टू द हॉस्पिटल में आएगा जहाँ पे पेशेंट जो है अपना इलाज करवा रहा होगा, ठीक है। फंड्स अवेलेबिलिटी, अच्छा चैलेंजेस क्या है, कभी कभी पैसा नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस स्लो होता है, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है कि वो ये ले सकते हैं। प्रोग्राम ट्राइव टू एक्सपेंड एंड वही है, देखो पता है क्या होता है, स्कीम्स बहुत सारी हैं गवर्नमेंट की, लेकिन दिक्कत ये है कि अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन और चैलेंज ही यही है कि ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज वी डू नॉट हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग दीज schemes or these programs initiated by the government, right? So suppose if you are reading this, if you are preparing for female supervisor, make sure कि आप लोग जो भी पढ़ के जाते हो, आप लोग अपने आसपास वालों को उसके खिलाफ अवेयर करो। जैसे सपोज यू हैव रेड अबाउट द जननी सुरक्षा योजना, है ना, मातृ वंदना योजना, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अवेयर करो। इसके बारे में आरएएन के बारे में पढ़ा तो गरीब लोगों को अवेयर करो जो बीमार है, ठीक है ना। इम्पैक्ट क्या है कि बहुत सारी जिंदगी बच रही है, तो सपोज आप ही की वजह से कोई जिंदगी बच सकती है, ठीक है जी। तो ये था अपना हेल्थ फैमिली प्रोग्राम। नेक्स्ट स्कीम क्या लानी है, मुझे प्लीज ग्रुप नीचे बता दो कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी स्कीम नेक्स्ट के ऊपर चाहते हो, ठीक है। और इसके साथ आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है कि आपको ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो हम पढ़ रहे थे दिस मुझे ही हाँ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो था, इसके कितने फेज थे, और फेज 1, फेज 2, फेज 3, इनकी जो है ना एक बार डेट्स लिख देना आगे। अगर आपने एक बार डेट्स लिख दी ना तो आपको इजीली जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसकी डेट्स जो है वो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। और हाँ, मेन पॉइंट, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक जो है वो पिन करूंगी, व्हाट्सएप का लिंक है, ऑफिस के नंबर पे ज्वाइन हो जाओगे उस व्हाट्सएप लिंक में, और व्हाट्सएप लिंक में टीम जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच क्लास, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से मेरे साथ जो है वो बने रहे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।